तो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, फाइनल अकाउंट का पहला प्रश्न करा रहे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ भारद्वाज एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ट्रेडिंग अकाउंट, पी एन एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला और ट्रायल बैलेंस दिया है। हम आपको अभी तक जितनी भी चीजें बताए उसमें ये सिखाया है कि जो ट्रायल बैलेंस में दी गई जानकारी है उसके एक इफेक्ट होंगे और जो एडजस्टमेंट में जानकारी दी रहेंगी उसके, तो जो ट्रायल बैलेंस में दी गई जानकारी के एक इफेक्ट होंगे, डेबिट में जो दिया रहेगा उसके क्या दो इफेक्ट बताओ कौन थे, एक इफेक्ट क्या होगा बताओ, क्या क्या ऑप्शन है अपने पास डेबिट वालों के आइटम के लिए, एक्सपेंसेस और एसेट, और क्रेडिट वाले आइटम के लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज डिसाइड करने में हेल्प करेगा। ट्रायल बैलेंस को अभी वन टू वन वर्ड वर्ड पढ़ के डिसाइड नहीं करना है, आगे आ जाएंगे डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएंगे, एडजस्टमेंट। एक बार एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। कितनी स्टेप में आंसर करेंगे सर? 4 स्टेप बोल के बताने वाले हैं पहली बार। अभी हम प्रश्न पढ़ लिए हैं या अभी प्रश्न पढ़ रहे हैं। और ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, इस ट्रायल बैलेंस को हम बोल रहे हैं कि आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ते समय क्या पढ़ना है, सिर्फ ऊपर की हेडिंग पढ़ लिए और फॉर्मेट देख लिए क्या है, किस तरीके का दिख रहा है, इतना ध्यान रखना। डेबिट वालों को एक्सपेंडिचर या एसेट कंसिडर करना, क्रेडिट वालों को इनकम या फिर लाइबिलिटी, इतना ध्यान में रख के आगे आ जाएंगे डायरेक्ट। उसके बाद देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 54,000 है, 54,000। क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो साल भर बिजनेस करने के बाद बच गया। जो स्टॉक बच जाता है उसको क्या करेंगे सर? अगले साल काम आएगा, इसलिए उसको क्या कर देंगे, अभी के लिए एसेट कंसिडर कर देंगे, मतलब एसेट में प्रेजेंट करेंगे। और दूसरा जो प्रोडक्ट हमने क्या किए है, मोबाइल की दुकान लगाई देना सर, वो 10,000 8,000 क्या हो रहा है। हाँ, तो वो बोलने का मतलब ये है कि अगर हम क्या करते हैं, तो कुछ स्टॉक बच जाता है तो उसको ट्रेडिंग में भी एडजस्ट करना है, क्योंकि हमने डेबिट में क्या लिख दिया, पूरा खर्चा जितना भी खरीदे है, लेकिन पूरा बिका नहीं, तो इनकम पूरे की नहीं है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अगर इक्वल क्वांटिटी में नहीं रहेगा, तो इक्वल क्वांटिटी का नहीं रहेगा तो प्रॉफिट लॉस गलत आ सकता है। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। कल सिखाए थे नहीं सिखाए थे? तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट ध्यान रखने का है। कहाँ कहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को सर? ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एसेट, दो जगह लिखना है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड एडजस्टमेंट नंबर 1। इसके आगे कुछ है क्या? उसके आगे आंसर ही है, मतलब एडजस्टमेंट कोई भी एक ही एडजस्टमेंट दिया है। तो अपन आंसर का प्रोसीजर बता रहे, एक बार आंसर का स्टेप ध्यान रखो। आंसर की स्टेप में हम सबसे पहली स्टेप में क्या करते हैं, आंसर में 4 चीजें रिकॉर्ड करते हैं। स्टेप नंबर 1 में कितनी चीजें रिकॉर्ड करते हैं? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल और कैश बैंक का बैलेंस। कितनी चीजें रिकॉर्ड करते हैं सर? 4। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे, और सेल ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे, और कैश और बैंक के बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड में। 1 2 3 4, ये 4 आइटम स्टेप नंबर 1 में रिकॉर्ड करिएगा। कहाँ से देख के सर? ट्रायल बैलेंस से देख के। स्टेप नंबर 1 समझ में। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं सर? एडजस्टमेंट के हर आइटम का दो इफेक्ट। एडजस्टमेंट के हर आइटम का दो इफेक्ट करने के लिए आपको एडजस्टमेंट के बारे में बताया गया कि कौन से दो इफेक्ट होते हैं, कब एक इफेक्ट होता। ट्रायल बैलेंस में रहा तो एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट में रहा तो दो इफेक्ट। वो कौन से एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट होता है वो भी लिखा के दिए है, तो वो जो भी इफेक्ट होते हैं वो करेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे सर? ट्रायल बैलेंस के बचे आइटम का एक इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस के बचे आइटम का एक इफेक्ट करिएगा। ट्रायल बैलेंस मतलब जो ऊपर डेटा दिया है, एडजस्टमेंट करते करते कुछ चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी स्टेप नंबर 2 में। और ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, कैश बैंक का बैलेंस स्टेप नंबर 1 में जब रिकॉर्ड करेंगे तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। उनको छोड़ के बचे हुए जो आइटम है जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है अब तक, उसका एक इफेक्ट करिएगा स्टेप नंबर 3 में। ट्रायल बैलेंस के बचे आइटम का एक इफेक्ट कितनी स्टेप में करेंगे सर? 3। और बचे फिर स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रेडिंग बन करके प्रॉफिट लॉस निकलेगा ग्रॉस वाला, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना है? ग्रॉस प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए। फिर पीएनएल बन करेंगे, पीएनएल बन करके कौन सा प्रॉफिट लॉस पता चलेगा? नेट प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको ओनर का हक है, ओनर के कैपिटल में, ओनर के पैसों में जाके उसको ऐड कर देंगे। अगर प्रॉफिट है तो, लॉस हो गया, नेट लॉस हो गया तो ओनर के कैपिटल में से माइनस कर देंगे। और प्लस माइनस करने के बाद कैपिटल की वैल्यू भी अपडेट करके बाहर आ जाएगी। और बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल क्या हो जाना चाहिए? इक्वल हो जाना चाहिए। तो स्टेप नंबर 4 में क्लोजिंग का कंप्लीट प्रोसीजर एक बार करके बताएंगे। अभी हम आपको आंसर करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में बोलो क्या करूँ? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, कैश बैंक का बैलेंस। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे बोलो? तो ये 4 चीजों को आपको क्या करना है? ढूंढने जाना है। कौन से जंगल में जाएंगे ढूंढने के लिए? जंगल वंगल में नहीं जाने का। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में जाके ढूंढेंगे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, कैश बैंक का बैलेंस। किसी को ओपनिंग स्टॉक दिख रहा क्या? ये ओपनिंग स्टॉक बोलो ना, कितना है ओपनिंग स्टॉक? उसके बाद परचेज दिख रहा क्या?
71 परचेज को लिखने के पहले परचेज रिटर्न, परचेज बोलते हैं लेकिन परचेज और परचेज रिटर्न दोनों देखते हैं। परचेज से रिकॉर्ड करने के पहले परचेज रिटर्न है क्या चेक करेंगे। परचेज करने से प्रोडक्ट आता है, परचेज डेबिट में ही रहेगा, परचेज रिटर्न कहाँ रहेगा सर, क्रेडिट में। परचेज रिटर्न अपोजिट में है क्या, परचेज रिटर्न 3 नाम से आ सकता, परचेज रिटर्न 3 नाम से आ सकता। कोणते कोणते 3 नाम, परचेज रिटर्न के नाम से भी आ सकता। परचेज रिटर्न कोई कोणता रिटर्न भी बोलते, खरीदने के बाद वापस करेंगे तो रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। और सिर्फ रिटर्न लिखा है सिर्फ, तो उसको कौन सा रिटर्न मानेंगे, नहीं, इधर दिया है तो परचेज रिटर्न और इधर दिया है तो नहीं समझे, क्योंकि परचेज रिटर्न परचेज आता, परचेज रिटर्न जाता, सेल करने से प्रोडक्ट जाता, सेल रिटर्न करने से वापस आता, समझता नहीं समझता। तो इधर वाला रिटर्न, डेबिट में रिटर्न जो है वो सेल का रिटर्न, क्रेडिट में जो रिटर्न है वो परचेज का रिटर्न, समझते नहीं समझते, ध्यान रखेंगे। परचेज इधर है, उसका रिटर्न उधर रहेगा, वो कोई भी नाम से हो, फिर रिटर्न आउटवर्ड हो, रिटर्न नॉट का रहेगा, रिटर्न इधर का नहीं। हम बोले कि परचेज रिटर्न उधर ही रहेगा, क्या क्या नाम से रह सकता, रिटर्न आउटवर्ड रह सकता, परचेज रिटर्न रह सकता है, सिर्फ रिटर्न रह सकता। अगर वो क्रेडिट में है तो वो परचेज का रिटर्न है, नहीं है, ध्यान रखिएगा। बताइए आज क्या नाम से दिया गया उनको, परचेज रिटर्न। तो कितने में से कितना घटा के कितना बोलेगी, पर 71 में से 3000 माइनस करके 68 बोलेंगे, वेरी गुड। उसके बाद में आगे आ जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, परचेज का रिटर्न भी हो गया। स्टेप नंबर 1 में कितनी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, 4, ओपनिंग स्टॉक, परचेज के बाद सेल। सेल देखो, सेल दिख रहा क्या, 81 का सेल। सेल को लिखने के पहले चेक करेंगे कि सेल रिटर्न है क्या। सेल तो क्रेडिट में रहता, सेल रिटर्न डेबिट में रहेगा, है क्या, क्या क्या नाम से रह सकता सेल रिटर्न, बताओ बोलो। सेल, सेल रिटर्न कहाँ से रहेगा, सेल रिटर्न क्या क्या नाम से रहेगा पूछ रहे हो, सेल रिटर्न रहेगा। और क्या बोले, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब भी सेल रिटर्न होता सर, आओ ना भैया, सेल करने से प्रोडक्ट जाता, बेच दिए, वो कस्टमर वापस कर दिया, वापस आएगा। और रिटर्न आउटवर्ड वो परचेज रिटर्न था, रिटर्न इनवर्ड क्या हो सकता, क्या है, सेल रिटर्न होता है। और क्या नाम से रहता, सिर्फ रिटर्न रहेगा तो कैसे पहचानेंगे कि सेल रिटर्न ही है करके। डेबिट में रहेगा तो सेल रिटर्न, सेल क्रेडिट में, सेल का रिटर्न डेबिट में। नहीं समझे क्या बोले, समझो थोड़ा समझो। तो अभी अपने इस क्वेश्चन में क्या नाम से दिया है, सेल रिटर्न, बोला बोला, सेल रिटर्न नहीं दिया है तो कोई तकलीफ है क्या, इसमें तो लिख देते हैं उसको चुपचाप चुपचाप। बताओ, ओपनिंग स्टॉक देख लिया, परचेज देख लिया, सेल देख लिया, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न भी देख लिया। स्टेप नंबर 1 में 4 चीजें देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल के बाद कैश, बैंक का बैलेंस दिख रहा है क्या, पैसा दिख रहा है क्या कहीं पे, कितना पैसा है, बैंक बैलेंस दिख गया, कैश दिख रहा क्या, कहाँ है, ऊपर, ये इधर कैश भी है। तो और तो जितनी भी चीजें हम चुन चुन के ढूंढे हैं उनको जा जाके लिखते हैं। 24,000 का ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 24,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या लिखेंगे सर, और परचेज को कहाँ लिखेंगे सर, क्यू, अंदर लिखेंगे क्यू। रिटर्न माइनस करना है, 71 में से 3 जाएंगे, कितने आएंगे, बाय सेल अकाउंट। कोई बताएंगे हमको अमाउंट, 81, और रिटर्न कितना, घटाओ 5, बताओ 76। नहीं हमने है, कैश और बैंक का बैलेंस दिया है क्या, उसको कहाँ लिखिएगा, कैश भी है बैंक भी है, पहले क्या लिखूं, कैश कितना है, बैंक कितना है, नहीं समझे है, बहुत भारी लग रहा है। एक बार चेक कर लेंगे, जो जो चीजें लिखे बराबर लिखेगा। ओपनिंग स्टॉक 24,000 लिखे थे, हाँ, परचेज में से परचेज रिटर्न घटाए थे, सेल में से सेल रिटर्न घटाए थे, बैंक और कैश 10 लिख दिए। जो चीजें हो चुकी है उसको टिक करके रख लेंगे ताकि आपको बाद में तकलीफ ना जाए। अदरवाइज इतने तो अपन दिमाग से पैदल नहीं है कि एकदम से भूल ही जा रही कि लिखिए कि नहीं लिखिए। लेकिन अगर टिक करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम टिक करके रखे, कभी टिक करेंगे कभी नहीं टिक करेंगे, लेकिन याद क्या रखेंगे, जो हो गया उसको डबल लिखना नहीं है, जो नहीं हुआ उसको रिकॉर्ड करने से चूकना नहीं है। दोनों केस में आपको मार्क मिलना नहीं है। अगर आप भूल जाओगे तो तकलीफ हो जाएगी, भूलेंगे तो मतलब मार्क नहीं मिलेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो बताइए ना, हम जो स्टेप नंबर 1 था वो कर दिया है क्या, स्टेप नंबर 2 में क्या करिएगा,
एडजस्टमेंट के हर टर्म का दो इफेक्ट। स्टेप नंबर 2 में क्या करिएगा बाबू भाई? एक का डबल करिएगा। अनुराधा अनुराधा बाबू भाई बोलती, एक का डबल करिएगा नहीं करिएगा? एडजस्टमेंट के हर टर्म का दो इफेक्ट करिएगा। एडजस्टमेंट नंबर एक ही एडजस्टमेंट दिया है, क्या दिया है? 54,000 का क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ पे लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और कब लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एसेट? हमेशा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हमेशा एडजस्टमेंट भी नहीं देता। एक आधा केस आएगा तो ट्रायल बैलेंस में आ सकता है, वैसे आता नहीं है। फिर भी अगर अपन बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक जब एडजस्टमेंट लेगा तो कहाँ लिखिएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ध्यान रखिएगा, बोल के बताइएगा। क्लोजिंग स्टॉक का 54,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 54,000 रुपए, और बैलेंस शीट में बाय बाय नहीं लिखते। क्लोजिंग स्टॉक 54,000 रुपए, 54,000 रुपए। बताइए एडजस्टमेंट हो गया है क्या? हाँ। कितने का क्लोजिंग स्टॉक था? अभी स्टेप नंबर बताइए, दो खत्म। वैसे एडजस्टमेंट ज्यादा है तो अपन स्टेप नंबर 2 में जितने भी एडजस्टमेंट रहेंगे सबका दो दो इफेक्ट करेंगे, लेकिन एक ही एडजस्टमेंट था, दो इफेक्ट कर दिए। स्टेप नंबर 3 में क्या करिएगा? बचे आइटम का एक इफेक्ट। कौन थे बचे आइटम सर? ट्रायल बैलेंस के बचे आइटम। तो जो ट्रायल बैलेंस में बचा एक एक करके क्या करो? नोटिस करो, जो भी आ रहा है उसको एक एक करिए। रॉयल्टी के बारे में कल बोले थे, अगर रॉयल सुन के बोलेंगे, सुन के बोलेंगे, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुनिए। अगर रॉयल्टी ऑन परचेज रहेगा तो कैसा खर्चा? तो पहले तो रॉयल्टी मतलब अधिकार शुल्क होता है, खर्चा होता है। और वो रॉयल्टी अगर ऑन परचेज है तो डायरेक्ट ट्रेडिंग में आएगा। रॉयल्टी ऑन सेल है तो इनडायरेक्ट। सिर्फ रॉयल्टी रहेगा तो क्या करिएगा? डायरेक्ट मानिएगा। ऐसा कल टेबल में लिख के दिए है, समझा के दिए। जिनको याद नहीं रहता वो लोग तो टेबल वोबल बनाओ। किसने बनाया टेबल? टेबल भी नहीं बनाते, याद भी नहीं रहता, कैसे पुट्टे तो मालूम है? तुम याद है तुम्हारे को? तो फिर लिखो ना टेबल। देखो क्या हमारा डेटा केबल 54,000 था वो। बताइए रॉयल्टी के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या मानिएगा? तो रॉयल्टी को हम कहाँ इसीलिए डायरेक्ट मानकर कहाँ लिखेंगे सर? ट्रेडिंग के डेबिट में। कितना रुपए का? 4,000। तो ये रहा ट्रेडिंग के डेबिट में, जाके लिख देते हैं टू रॉयल्टीज। कितना टीज? आगे आ जाएंगे। ड्राइंग को क्या करेंगे? बैलेंस शीट के कैपिटल में की वैल्यू में से माइनस। तो हम अगर ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस करना पड़ता है, इफेक्ट एक ही होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में, लेकिन अगर उसको कैपिटल में से माइनस करना पड़ता है तो पहले हमने को कैपिटल ढूंढना पड़ेगा। तो कैपिटल ढूंढे 2.5 लाख, ड्राइंग दिखा 10,000। 2.5 लाख के कैपिटल में से 10,000 का ड्राइंग को माइनस करके अभी अंदर ही लिखना, क्योंकि उसके बाद में भी और कैलकुलेशन प्रॉफिट लॉस भी होना है कैपिटल में। तो ये 2.5 लाख का कैपिटल में से कितने का ड्राइंग माइनस करेंगे? 10,000। इसको बैलेंस शीट लाइबिलिटी में आके लिख रहे कैपिटल। कितना टल? और माइनस क्या करिएगा? और माइनस करने के बाद अभी कैलकुलेट भी करने की जरूरत, सिर्फ ब्रैकेट लगा के रख दो। बाद में और जो ब्रैकेट इसलिए लगाए ताकि याद रहे वो माइनस वाला फिगर है, और बाद में और भी ट्रांजेक्शन आएंगे, जो भी वो सब करने का फाइनल फिगर बाहर लिखेंगे। वैसे भी कैलकुलेटर अलाउड है, उसका सदुपयोग करिए। लाइए उसको, घर में बैठता तुम्हारा कैलकुलेटर है, तुम्हारे पास तुम्हारा कैलकुलेटर, मोबाइल का नहीं बोले। आज जरूरत महसूस हो सकती है कैलकुलेटर की। बेजेस, बेजेस के बताओ बारे में बताओ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। अगर सैलरी देता तो इनडायरेक्ट। फैक्ट्री में यूज होता है इसलिए उसको काम करने का पैसा वेजेस के नाम से देते हैं। ऑफिस में काम करेगा तो सैलरी देंगे। तो वेजेस जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड, और वेज सैलरी जो है इनडायरेक्ट पीएनएल से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड। मेरे को ये बताओ अगर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस रहेगा तो भी डायरेक्ट, तो भी प्रोडक्टिव वेजेस रहेगा तो भी डायरेक्ट प्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव या नॉन मैन्युफैक्चरिंग रहेगा तो, अनप्रोडक्टिव रहेगा तो इनडायरेक्ट। नहीं समझे? और अगर फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है तो डायरेक्ट फैक्ट्री को मैनेज कर रहा बाबा वो। सैलरी जरूर है लेकिन फैक्ट्री मैनेजर की नॉर्मल सैलरी है क्या? नहीं समझते हो? तो ये चीजें ध्यान रखना। अभी तो सिर्फ वेजेस आया, सस्ता आइटम है वेजेस, बोलो ना कहाँ लिखूं? डायरेक्ट लिख दूं? अरे कहाँ लिखूं पूछ रहे तो डायरेक्ट लिखो बोलते। ट्रेडिंग में लिखते हैं। हाँ ट्रेडिंग के वेजेस कितना रुपए? वेजेस 6 है कि 4 है?
₹6,000। ओ भैया, तो इंश्योरेंस क्या है बताइए? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है क्योंकि वो गुड्स बनाने से रिलेटेड रहता नहीं है। वैसे कुछ बोला नहीं तो अपने मन से उसको इनडायरेक्ट मानेगा। कभी कभी आ जाता है फैक्ट्री इंश्योरेंस, कभी कभी आ जाता है ऑफिस इंश्योरेंस या फर्नीचर ऐसा कोई और इंश्योरेंस, तो वो तो इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस वर्ड जब आएगा तब वो डायरेक्ट बन जाएगा। अभी कुछ लिखा नहीं है तो इनडायरेक्ट है। समझते हैं? नमस्ते। इंश्योरेंस का कितना हजार? 1,000। पीएनआर में लिख रहे हैं इंश्योरेंस 1,000 रुपये। उसके बाद फर्नीचर, एसेट, बिल्डिंग, डेबिट में जा रहे हैं ना तो एक्सपेंडिचर और एसेट में से ही कुछ बोलना, दूसरा बोलने को इतनी देखना। उसके बाद में सन्ड्री डेटर, ये तीनों को एक साथ लिख दूं क्या? मतलब एक साथ मतलब अलग अलग ही लिखेंगे। हाँ मतलब एक एक करके नहीं लिख रहे। हाँ, नहीं नहीं भैया एकदम चतराई नहीं करेंगे। फर्नीचर 34, बिल्डिंग 21, सन्ड्री डेटर 1,00,000। फर्नीचर, बिल्डिंग, उसके बाद क्या था? कितना? सन्ड्री डेटर 1,00,000। एक ही पे करेंगे सर? हाँ। बैड डेट के बारे में कहा दिया है? ट्रायल बैलेंस भी इसका एक ही इफेक्ट होगा। पीएनएल के डेबिट में लिखिएगा, डेटर में से माइनस करने का जरूरत, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग हो गई है। ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब वो डेटर में से एडजस्ट किया हुआ है। अभी सिर्फ उसको कहाँ लिखना है? एज एन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के तौर पर पीएनएल अकाउंट के डेबिट में नुकसान एक्जैक्टली वो बात करे तो। और नुकसान हमेशा इनडायरेक्ट नेचर का रहता, वो डायरेक्ट गुड्स बनाने के लिए कभी भी नुकसान जरूरी नहीं रहता। तो ये बैड डेट जो है वो कहाँ पे आएगा? पीएनएल के डेबिट में। वैसे हम सीक्वेंस की बात करें तो बैड डेट से रिलेटेड चीजों को पीएनएल के डेबिट में 4 के सीक्वेंस में लिखते हैं। 4 का सीक्वेंस उस दिन बताए थे क्या? हाँ। बैड डेट, बैड डेट, अडी अडी, बैड डेट, बैड डेट, अडी अडी, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस का बैड डेट, एडजस्टमेंट का बैड डेट, एडजस्टमेंट की आरडीडी, ट्रायल बैलेंस की आरडीडी, ट्रायल बैलेंस, पेडेप, पेडेप, आरडीडी। नहीं समझे क्या बोले? ध्यान आ रहा क्या बोल रहे? समझो समझो थोड़ा समझो। तो इस प्रश्न में ओल्ड आरडीडी दिख रही क्या? ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में रहती है क्या? नहीं है ना? बैड डेप है क्या? एडजस्टमेंट में तो कुछ भी नहीं है। तो एक ही आइटम है, 4 जो नंबर है ना उनमें से कौन से नंबर का आइटम? ट्रायल बैलेंस में 2 ऑप्शन रहते हैं, एक ट्रायल बैलेंस, बैड डेप, आरडीडी, 1 4, इन दोनों में से क्या दिख रहा? बैड डेप दिख रहा। और ये तो एडजस्टमेंट में तो कुछ भी नहीं है, तो ये 4 नंबर का भी आइटम जो आरडीडी है वो भी नहीं है। ये बैड डेप, ये बैड डेप, ये एडजस्टमेंट की आरडीडी और ये ट्रायल बैलेंस की आरडीडी। ट्रायल बैलेंस में आरडीडी रहेंगी वो आखिरी वाला, बस एक ही आइटम माइनस में। 4 का सीक्वेंस में जो एक ही आइटम माइनस में, बाकी 3 प्लस में वो बैड डेप ट्रायल बैलेंस का, एडजस्टमेंट का बैड डेप प्लस, न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट वाली प्लस, एडजस्टमेंट दोनों प्लस, और ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस की। लेकिन ये नहीं है, ये सिर्फ अकेला है। ठीक दो, रजनीकांत से अकेला था। कितने रुपए? 1,000 का बेड। 1,000 ज्यादा नहीं डूबा? कोई अफसोस की बात इतनी है? ध्यान दो। सन्ड्री डेटर बोलो, क्या बोलो? सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस बोलो, क्या बोलो? चिल्लर खर्चा। और वो कुछ नहीं बोला तो क्या मानिएगा? इनडायरेक्ट, यानी पीएनएल का मतलब गुड्स बनाने से रिलेटेड, ऐसा मानने की जरूरत नहीं हो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बताओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। ट्रैवल करते करते गुड्स बना रहे क्या? गाड़ी में बैठे ट्रैवल कर रहे ना, गुड्स ही बन रहा बोलते नहीं, ऐसा थोड़ी होता भैया। गुड्स बनाने से फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा हो नहीं है, वो इनडायरेक्ट खर्चा है। बताओ ना हमको, जनरल सन्ड्री एक्सपेंसेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दोनों कैसे है? इनडायरेक्ट। तो उसको डायरेक्ट जाके कहाँ लिख दूँ? पीएनएल में। मतलब इनडायरेक्ट लिखूँ, इनडायरेक्ट जाके लिखता हो। नहीं, लिखने के लिए डायरेक्ट बोल देते हैं हम, समझो थोड़ा सा। सन्ड्री एक्सपेंसेस, डायरेक्ट उसको इनडायरेक्ट लिख दिए। कितने रुपए? और उसके बाद में क्या था? कितने रुपए? 3,000, 2,000। आज जलेगा रावण बाजार। हाँ,
बाजार में रावण जलेगा। कैरिएज के बारे में कईयो बार बोले, कईयो बार क्या बोले, कैरिएज दो प्रकार के करिए, कैरिएज इनवर्ड आउट, इनवर्ड रहेगा तो ट्रेडिंग में, आउटवर्ड रहेगा तो कुछ नहीं बोलेगा। तो कैरिएज के बारे में तो ट्रेडिंग में बताया है। रेंट के बारे में नहीं बोला तो पीएनएल में, कैरिएज क्यों नहीं बोला तो ट्रेडिंग में, रॉयल्टी क्यों नहीं बोला तो ट्रेडिंग में, ऐसा अलग अलग के लिए अलग अलग बताया है। नहीं समझे, अलग अलग लोगों ध्यान दो। बताओ ना, ये जो कैरिएज आउटवर्ड, आउटवर्ड तो बोला ही है ना, तो आउटवर्ड इसलिए कैसा खर्चा, इनडायरेक्ट मतलब पीएनएल में आएगा, सेल से रिलेटेड रहता है वैसे। और रेंट, रेंट भी इनडायरेक्ट, रेंट इनडायरेक्ट, कुछ इनडायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट नहीं बोलना। तो कैरिएज आउटवर्ड और रेंट, और ये सैलरी, ये और ये कैरिएज इनवर्ड, बस ये डायरेक्ट है। तो पहले काम करते, जो तीन दिखे अपने को, कैरिएज आउटवर्ड, रेंट और सैलरी, इसको लिख देते 1600, 1000 और इनडायरेक्ट के तौर पे पीएनएल के डेबिट में लिखते कैरिएज आउटवर्ड 1600, उसके बाद में 1000, उसके बाद में 16,000, बस। कैरिएज आउटवर्ड 400, बताओ कैसा खर्चा, डायरेक्ट, कैरिएज इनवर्ड कितने रुपए, 400, 400, 800, नहीं समझे, एक ही बार 400। तो बताइए ना, अब हम क्या कर चुके हैं, डेबिट वाले आइटम को बचे आइटम का एक ही पे कर दिए है, क्यों, बचा ना एक ही। और जो डेबिट में थे उसके कितने, कौन से ऑप्शन थे हमारे पास, एसेट या फिर एक्सपेंडिचर। तो हमने क्या कहाँ लिखे, जितने भी आइटम यहाँ पे दिए थे उसका आंसर में अपन ने या तो यहाँ पे लिखे या तो यहाँ पे लिखे। नहीं समझे, कहाँ कहाँ पे लिखे, एक्सपेंडिचर या फिर एसेट। अब जो आइटम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है ना, ये वाले आइटम जो भी बचे, जितने भी बचे, या तो यहाँ लिखेंगे या फिर यहाँ। नहीं समझे कहाँ, बताओ ना सन्ड्री। इतने बार बताते हैं उसके बाद में भी भूल जाते, इतने बार बताते बोल रहे क्या, कितने बार बोले फिर, हाँ बोला कि वही वही बता रहे करके टेंशन आ रही तुमको। बोलो सिंडिकेटर कैसा क्रेडिटर, कैसा आइटम, क्या आइटम, लाइबिलिटी क्रेडिटर, मतलब जिसको हम पैसा लौटाने के है, डेटर का अपोजिट, डेटर एसेट, डेबिट में डेबिट बैलेंस एसेट, और क्रेडिटर लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी। क्रेडिटर को जाके कहाँ लिखो, 56,000 क्रेडिटर, सैलरी क्रेडिट, नहीं वो हम डेटर क्रेडिटर रिलेट करके बता दिए समझाने के लिए। डेटर एसेट में लिखे थे ना थोड़ी देर पहले, ये देखो ना, एसेट में लिखेगा डेटर, तो जैसे डेटर रहता है वैसा क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, कितना टर, 56,000। हाँ, उसके बाद ये तो तीनों हो गए, डबल डबल रिकॉर्ड नहीं करिएगा। बिल पेबल बताओ क्या होता है, विनिमय पत्र पढ़े हैं बच्चे ने 12वीं में, बिल ऑफ एक्सचेंज बोर्ड पढ़े हैं, उसमें बिल रिसीवेबल, बिल पेपर रहता था, जो पैसे जिस पर्सन पे हमको भरोसा नहीं रहता था उसको लिख के ले लेते थे, तो उसको बिल रिसीवेबल, बिल पेपर बोलते थे। हमारे लिए अगर रिसीवेबल है तो एसेट, पेबल है तो लाइबिलिटी, डेटर क्रेडिटर के जैसे ही रहता। बताओ ना, बिल क्या है, पेबल, लाइबिलिटी। बैंक को ऑर्डर, आप बैंक में पैसा ज़्यादा निकाल लिए, ये भी लाइब्रेरी, दोनों लाइब्रेरी, 20 और 40,000 रुपए का, बिल पेबल और बैंक ऑर्डर। बिल पेबल, बैंक ऑर्डर कितने रुपए, 20,000, 40,000। तो ये हो गया अपना पूरा स्टेप नंबर 3 भी खत्म। स्टेप नंबर 4 में क्या करते सर, सबसे पहले ट्रेडिंग बन, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा, फिर उसके बाद पीएनएल बन, फिर नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलेगा, फिर उसके बाद में फाइनली बैलेंस शीट क्या हो जाना चाहिए, टैली, मतलब जो भी नेट प्रॉफिट लॉस आया उसको ओनर के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में मर्ज कर देंगे और फिर बैलेंस शीट टैली करेंगे, कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या लग रहा ज़्यादा। ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट में बताओ ना, डेबिट और क्रेडिट में से क्या ज़्यादा है, इधर एक और इधर दो, और इधर 1 2 3 4 5, सर डेबिट का ज़्यादा है। जहरीलो ऐसा नहीं देखते हैं, कैसा देखते हैं फिर, टोटल करके देखते हैं। हाँ, डेबिट का 1,00,000, 2,400, और इधर का एक 1,30,31, 1,30,000 में से 1,04,000, 1,02,400 घटाओ, पट से बताओ, 27,600 को क्या बोलिएगा, प्रॉफिट का है बोल रहे हो,
क्योंकि क्रेडिट क्रेडिट ज्यादा है यानी क्या है ज्यादा, इनकम। डेबिट एक्सपेंडिचर क्रेडिट इनकम, क्रेडिट ज्यादा है यानी इनकम ज्यादा होगा तो बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट जो ट्रेडिंग का रिजल्ट है उसको ग्रॉस बोलते हैं, वही अगर पीएनएल करेंगे तो नेट बोलते हैं। ग्रॉस और नेट का मतलब अधूरा और पूरा, नहीं समझ में आ रहा पूरा है? हैं? बताइए ना, जो प्रॉफिट है उसको कहां से कहां ट्रांसफर कर दीजिएगा, ट्रेडिंग के डेबिट से पीएनएल के क्रेडिट में, कहां से कहां पे ट्रांसफर करिएगा, ट्रेडिंग के डेबिट से पीएनएल के क्रेडिट में लिख दीजिएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे लिखेंगे कैरिड डाउन, यहाँ पे लिखेंगे ब्रॉड डाउन, अमाउंटेड टू ₹27,600। अब फिर जैसे अपन ने ट्रेडिंग चेक किया वैसे पीएनएल भी चेक करेंगे। इधर का टोटल कितना बोले, 25,600, और इधर तो 27 ज्यादा ही है, फिर से की क्रेडिट ज्यादा यानी क्या होने वाला है, फिर से प्रॉफिट। हाँ नेट प्रॉफिट होगा 27,600, 27,600 न बोलो 2,000 रुपये, 2,000 को क्या बोलिएगा, नेट। बस ये जो नेट प्रॉफिट है इसलिए कैपिटल में जाके क्या कर दीजिएगा, और वही लॉस रहता तो बताओ, 140 में 150 में से 10 गए तो 250 में से 10 गए तो 240, और 2,000 जोड़ेंगे तो 2,42,000। नबीर बैलेंस शीट का टोटल करिएगा, कैलकुलेटर लेके आएंगे, कैलकुलेटर का रोज उपयोग करिए, जो लाए हैं उसका सदुपयोग करिए, उसको अंडे दे रहा था तुम्हारा कैलकुलेटर बैग में। एसेट लाइबिलिटी 358, और इधर इधर का भी करो, डिक्टो आना चाहिए, डिक्टो है। नाटक कर रहे थे क्या, अरे इधर तो देख देख के लिख लिया, अरे लाइन लाइन बनाए बोले, ये हमको क्या यार, हम तो नाटक भी कर सकते हैं, किसको पता चल रहा, बाकी लोग को लगता है सर तो व्हाट्सएप कर लेते हैं। वेरी गुड। तो ये 358 दोनों साइड का आ रहा है, दिमाग में जा रहा है, तुम लोग को सायोन आ रहा है, मतलब सायन आ रहा, हाँ हाँ। कल नहीं आना है, कल आएंगे क्या वैसे, तो होती खुश हो रहे, कल आते ना, नहीं आएंगे, कौन कौन आएगा कल,